नमस्कार, द डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा पेश करता हूं आज के मुख्य समाचार। कानपुर मुठभेड़ केस का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। घटना के चश्मदीद ने कहा कि हादसे के बाद पुलिस ने आसपास इकट्ठा हुए लोगों को वहां से हटा दिया। उसके थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कानपुर में टोल प्लाजा पर जैसे ही यूपी एसटीएफ की गाड़ी का काफिला विकास दुबे को लेकर पहुंचा, वहां अन्य गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस टोल प्लाजा पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही थी। बता दें कि देर रात 3:13 पर झांसी के रक्सा टोल प्लाजा पर एसटीएफ की गाड़ी का काफिला पहुंचा और तेज गति से आगे रवाना हो गया। काफिले के पहुंचते ही झांसी पुलिस अलर्ट हो गई और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को रोक दिया। झांसी के रक्षा टोल पर एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव, एमपी ग्रामीण राहुल मिठास सहित कई थाने के पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। माना जा रहा है कि एसटीएफ की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक टोल पर रोका गया। यूपी में कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। यूपी में कल शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना महामारी रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने यह आदेश जारी किया। लॉकडाउन के दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। जारी निर्देश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सेवा यथा आवश्यक एवं चिकित्सक सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, कोरोना वायरस स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आदेश के अनुसार 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु व्रत अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्य भी खुले रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में बदलाव किया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली और एनसीआर के अधिकतर शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में सीएनजी का दाम अब 80 पैसे प्रति किलो की बढ़ गया है। अभी तक दिल्ली में सीएनजी 43 रुपये प्रति किलो पर मिल रही थी, लेकिन शुक्रवार सुबह 6 बजे से दाम 44 रुपये 80 पैसे प्रति किलो हो गया है। कीमतों में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय की गई थी। अब ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश के इन तीनों शहरों में अब सीएनजी का दाम बढ़ाकर 49 रुपये 65 पैसे प्रति किलो हो गया, जो अभी तक 48 रुपये 75 रुपये प्रति किलो था। यानी यूपी के इन 3 शहरों में दाम 90 पैसे प्रति किलो बढ़ा है। मुजफ्फरनगर में दाम अब 58 रुपये 25 पैसे और कानपुर में 61 रुपये 50 पैसे प्रति किलो होगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने के लिए उद्देश्य तौर तरीके तैयार करने के लिए शुक्रवार को एक और दौर की राजनीतिक वार्ता होने की संभावना के बीच भारत ने पूर्व लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन के दावे को एक बार फिर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत वार्ता के जरिए मतभेदों के समाधान को लेकर आश्वस्त है और सीमा क्षेत्रों में अमन चैन बनाए रखने की आवश्यकता को समझता है। इसके साथ ही भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रीवास्तव ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि LAC का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में यही शांति और स्थिरता का आधार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ पिछले रविवार को बातचीत में गलवान घाटी सहित LAC पर हुई घटनाओं को लेकर भारत के रुख में उन्होंने स्पष्ट रूप से अवगत कराया था। सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि डोभाल और वांग ने फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्व लद्दाख में टकराव बिंदुओं के बलों को पीछे हटाना शुरू कर दिया था। लद्दाख में LAC पर अब तनाव कुछ कम होता नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग तथा ग्रोगो में टकराव वाले स्थानों से पीछे हटने के बाद अब चीन सेना पैंगोंग तीसो झील पर भी पीछे हटी। सरकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीन सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ चली गई है। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में विकास दुबे की पत्नी, बेटा और नौकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब STF इस मामले में उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यालय बल STF का एक दल बृहस्पतिवार को उज्जैन पहुंचा। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए वाले इस वंचित बदमाश को उसके 2 साथियों के साथ
आज सुबह को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर परिसर में पकड़ा था। अधिकारी ने बताया दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस दल उसे सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश ले गए। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दुबे के साथ उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस की हिरासत में। दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। जिनको लगता है कि उज्जैन में महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्हें महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। परिधान के मामले में अमेरिका के सभी राष्ट्रपति की पहली पसंद रही करीब 2 साल पुरानी परिधान कंपनी ब्रुक्स ब्रदर्स ने बुधवार को दिवालिया संरक्षण का आवेदन दायर किया। कोरोना वायरस महामारी का शिकार होने वाली कंपनी में इस तरह एक और बड़ा नाम जुड़ गया। ब्रुक्स ब्रदर्स की स्थापना न्यूयॉर्क में 1818 में हुई थी। कंपनी ने 2 विश्व महान अधिकारी मंदी और राष्ट्रपति कार्यालय के से उत्पन्न संकट के समक्ष वाट नहीं टिक सकी। कंपनी ने दिवालिया संरक्षण के अध्याय 11 के तहत आवेदन दायर किया। कंपनी 200 स्टोर में से 25% से अधिक हमेशा के लिए बंद करने वाली है। नेपाल की केपी सरकार ओली सरकार ने भारतीय मीडिया की कवरेज पर बैन लगाने का फैसला किया है। दरअसल नक्शे विवाद पर भारत और नेपाल के बीच तनातनी के बाद भारतीय मीडिया की कवरेज से ओली सरकार की नाराजगी बताई जा रही है। नेपाल में आजकल चीनी प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भारत विरोधी मुद्दे पर ओली सरकार की कम्युनिटी पार्टी के भीतर भी मतभेद है। उसको सुलझाने में चीनी राजदूत का हस्तक्षेप देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया की इस कवरेज पर नेपाली पक्ष खफा है। इसी सिलसिले में नेपाल सरकार के प्रवक्ता युवराज खितवाड़ा ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय चैनलों पर चीनी राजदूत को लेकर दिखाए गए खतरों पर आपत्ति जताते हुए भारतीय चैनलों के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार करने की जानकारी दी है। इसके साथ ही नेपाल में भारतीय प्राइवेट न्यूज़ चैनल के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार प्रसारण डीडी न्यूज़ पर पाबंदी नहीं लगाएगी। पाकिस्तानी और चीनी चैनलों पर प्रसारण पहले की तरह जारी रहेगा। हालांकि नेपाली केबल टीवी ऑपरेटर यूजी एजेंसी ANI से कहा है कि नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनलों के प्रसारण को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई सरकारी आदेश अभी तक नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि मैं कल 10 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मध्य प्रदेश के रीवा में बैन 750 मेगावाट की सौर योजना का उद्घाटन करूंगा। यह परियोजना 2022 तक नवीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को गति प्रदान करती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर जमीन पर 250 मेगावाट के 3 सौर उत्पादन झांकियाँ शामिल हैं। बयान के मुताबिक यह परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से आयोजित एक समारोह में इस परियोजना को राष्ट्र को एक नाम समर्पित करेंगे। यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। यह दिल्ली मेट्रो को अपनी कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि शेष 76% बिजली मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम को आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने के लिए बढ़ा दी और उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 3 महीने सिलेंडर मुफ्त देने का समय विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों को एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। देखते रहिए द डेली अपडेट्स।